सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रेडिंग होता क्या है, ग्रेडिंग से तात्पर्य क्या है। ग्रेडिंग एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग विद्यालय में शिक्षक न केवल अपने छात्रों बल्कि सहकर्मियों और संस्थाओं के साथ साथ अन्य बाहरी संस्थाओं के साथ संवाद करने में भी उपयोग करता है। संवाद मतलब छात्रों के साथ संवाद कैसे करता है, छात्रों को क्या पढ़ना चाहिए, उनको क्या करने से कितनी ग्रेड आएगी, दूसरे सहकर्मियों की उसकी नज़र में क्या ग्रेड है, अन्य संस्थाओं की रैंक क्या है वो भी ग्रेड के आधार पर पता चलती है। और जो हमारे विद्यार्थी डिग्री लेकर के बाहर जा रहे हैं तो वो डिग्रियां अगर हम बच्चों का रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो हम दूसरी संस्थाओं को ये बताते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की ये ग्रेड है, कृपया रिक्रूटमेंट के लिए आए। प्रभावी ग्रेडिंग से तात्पर्य कक्षा की ग्रेडिंग को अधिक निष्पक्ष, अधिक समय कुशल और अनुकूलित अधिगम हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। अनुकूलित अधिगम यानी कि बच्चे बिना किसी समस्याओं के अधिगम कर सकें और अधिगम की परिस्थितियों के साथ अनुकूलन स्थापित कर सकें। वो निष्पक्ष होनी चाहिए और जो समय निर्धारित है प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कक्षा कक्ष परीक्षणों या असाइनमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करता है। ग्रेडिंग मुख्यतः 4 भूमिकाएं निभाती है। पहला इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, दूसरा इंटरेक्शन या संवाद, तीसरा मोटिवेशन या प्रेरणा और चौथा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। विद्यार्थियों के काम की गुणवत्ता का मूल्यांकन, जो पहला भूमिका ग्रेडिंग की है वो मूल्यांकन कि विद्यार्थियों ने जो काम किया है, जो अधिगम हुआ है, उसकी गुणवत्ता किस स्तर की है। दूसरा होता है संवाद, किस किस से संवाद, पहला विद्यार्थियों से स्वयं से संवाद, विद्यार्थियों को बताया जाता है कि आपका अब तक का अधिगम किस ग्रेड का है, किस स्तर का है और इसमें क्या सुधार की आवश्यकताएं हैं। दूसरा उच्च अध्ययन संस्थानों से, विद्यार्थी विद्यालय छोड़ करके अन्य संस्थाओं में प्रवेश लेता है तो उसकी ग्रेड्स वहाँ पर उसका सहायता करती हैं। अन्य संस्थान ये जान पाते हैं कि विद्यार्थी पिछली संस्था से क्या ग्रेड्स लेके आया और ये दो संस्थाओं के बीच में संवाद का यही एक अच्छा तरीका है और अच्छे संस्थान अच्छी ग्रेड्स के विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं। नियोक्ता, विद्यार्थी अगर कहीं नौकरी प्राप्त करने जाता है तो उसकी ग्रेड्स देखी जाती हैं कि इसके कितने नंबर आए हैं और नियोक्ताओं को ये पता चलता है कि जिस संस्थान से विद्यार्थी आया है उसकी ग्रेड्स क्या है। अन्य व्यक्तियों संस्थाओं से संवाद, जैसे नैक, हम लोग महाविद्यालय और विश्वविद्यालय का नैक से ग्रेडिंग कराते हैं तो हम उस ग्रेड से ही पता चलता है कि इस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की ग्रेड कैसी है, इसका स्तर कैसा है। तीसरा मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करना, किन किन चीज़ों के लिए मोटिवेट करना, अच्छी अध्ययन पद्धति का चयन करना। दूसरा पाठ्यक्रम में ध्यान केंद्रित करना। तीसरा पाठ्यक्रम के प्रति सक्रियता को बढ़ाना। चौथा ग्रेड प्राप्त होने से पहले क्या स्तर था और ग्रेड्स प्राप्त होने के बाद विद्यार्थियों की अधिगम स्थिति में, कार्य व्यवहार में, अध्ययन पद्धतियों में क्या परिवर्तन आए उन्हें चिन्हित करना और शिक्षकों का ध्यान विद्यार्थियों के प्रति आकर्षित करना। उच्च ग्रेड वाले शिक्षार्थियों के प्रति भी शिक्षक आकर्षित होता है और निम्न ग्रेड वाले शिक्षार्थियों के प्रति भी शिक्षक आकर्षित होता है ताकि उनकी ग्रेड में सुधार कर सके, उनके लिए विशेष उपाय कर सके। चौथा है ग्रेड जो है मूल्यांकन और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए शिक्षक को एक संगठनात्मक भूमिका निर्वाह करने में मदद करती है। शिक्षक पाठ्यक्रम का संगठन करता है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, उनके लिए मेथड्स क्या होंगे, उनके लिए सहायक सामग्री क्या होगी, कितना समय उनके लिए निर्धारित किया जाएगा, उनका मूल्यांकन कैसे हो जाएगा और इन सब के आधार पर विश्लेषण करके छात्रों को अधिगम हेतु कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का संगठन शिक्षक करता है। विद्यालयों में जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनका प्रतिवेदन या रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ग्रेडिंग प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। पहला GPA, ग्रेड पॉइंट एवरेज सिस्टम होता है। दूसरा CWA, कोर्स वेटेड एवरेज। तीसरा CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। तीसरा ICSE। ये जो ICSE है, पोस्ट ICSE जो स्कूल्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। एक बार ग्रेडिंग का स्तर परिभाषित किए जाने के बाद पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता होती है, यानी कि ग्रेडिंग पहले तय नहीं होती, पहले तय होती है, उस ग्रेडिंग के आधार पर तय किया जाता है कि पाठ्यक्रम क्या बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम बनाते समय व्यवस्थापक उपयोगकर्ता को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है तो उस पाठ्यक्रम में छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाएगी और उन सभी ग्रेडिंग प्रणालियों में से किसी एक को चुनकर के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो ग्रेडिंग सिस्टम में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन परीक्षा की रिपोर्ट बनने से पहले यह तय कर लिया जाना आवश्यक है। सामान्यतः परीक्षा होने से पहले ही ग्रेडिंग सिस्टम को पुनर्परिभाषित किया जाता है। 3 चुनौतियां होती हैं। ग्रेडिंग का पर्पस क्या होता है? प्रभावी मूल्यांकन करना, और प्रभावी मूल्यांकन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ही ग्रेडिंग है।
ऐसा करने के लिए शिक्षक को सामान्यतः 3 पूर्वाग्रहों का त्याग कर लेना चाहिए। ये पूर्वाग्रह ही ग्रेडिंग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। पहला, शिक्षक सामान्यतः ये मान लेते हैं कि ग्रेडिंग प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है। ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई सब्जेक्टिविटी ग्रेडिंग प्रक्रिया में आती है। वो शिक्षक का आराम भी हो सकता है, शिक्षक का वर्कलोड ना लेना भी हो सकता है, किसी चीज़ को जल्दी समाप्त करने की इच्छा भी हो सकती है। दूसरा चुनौती है मान लेना कि ग्रेडिंग वस्तु स्थिति का सही प्रदर्शन करती है। ऐसा कभी नहीं होता। ग्रेडिंग केवल उसी स्थिति का प्रदर्शन करती है जो शिक्षक कक्ष असाइनमेंट या कक्षा कक्ष में असाइनमेंट में किसी और तरीके से विद्यार्थी के अधिगम का आकलन कर रहा है। और वो अधिगम भी व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर हो सकता है। आज एक शिक्षक उसको किसी दूसरी तरीके के आकलन कर सकता है, दूसरा शिक्षक उसका आकलन किसी और तरीके से कर सकता है। तीसरा, अधिकतर शिक्षक यह मान लेते हैं कि ग्रेडिंग प्रक्रिया ही विद्यार्थियों के अधिगम में वृद्धि करने का एकमात्र साधन है। ऐसा नहीं है, अन्य कई तरीके हैं, कई साधन हैं जिनसे कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रक्रिया में वृद्धि की जा सकती है। वालवोर्ड और एंडरसन ने ग्रेडिंग के 12 प्रिंसिपल या 12 सिद्धांत दिए। इसमें से पहला सिद्धांत है ग्रेडिंग की जटिलता की सराहना की जानी चाहिए और इसे एक अधिगम उपकरण के रूप में उपयोग में लिया जाना चाहिए। एंडरसन और वालवोर्ड कहते हैं कि ग्रेडिंग एक सामाजिक रूप से निर्मित और संदर्भ निर्भर प्रक्रिया होती है और किसी भी ग्रेड या ग्रेडिंग सिस्टम के कोई शाश्वत मानक नहीं होते हैं। वर्तमान समाज की क्या आवश्यकताएं, वर्तमान विद्यालय व्यवस्था की क्या आवश्यकताएं, समाज किस प्रकार की ग्रेडिंग चाहता है, भविष्य में किस प्रकार के विद्यार्थी उत्पन्न किए जाने चाहिए, इस आधार पर ग्रेडिंग के मानक निश्चित किए जाते हैं। दूसरा, ग्रेडिंग की भूमिका समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है और लोगों के विभिन्न समूहों के लिए उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। कभी A, B, C, D ग्रेडिंग से काम चलता था, अब A+, B+, C+, D+ शुरू हो गए, उसके बाद वापस A, B, C, D हो गए। तो ये जो ग्रेडिंग सिस्टम के मानक हैं समय समय पर बदलते रहते हैं और व्यक्तियों समूहों के लिए उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आज एक स्थान पर ग्रेडिंग के जो अर्थ हैं हो सकता है दूसरे स्थान पर वो अर्थ भिन्न हो। सिद्धांत है निष्पक्ष रहना और निष्पक्षता के लिए स्थानापन्न निर्णय लेने की क्षमता होना। मूल्यांकन के लिए कोई अंतिम उद्देश्य नहीं होते। मूल्यांकन के उद्देश्य समय, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। शिक्षक को संस्थान के हितों, छात्रों और उनके भविष्य की संभावनाओं, आवश्यकताओं के संदर्भ में एक स्वसूचित और पेशेवर निर्णय विकसित करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए जिससे लगे कि ग्रेडिंग प्रणाली में शिक्षक पूरी तरह से निष्पक्ष भूमिका। समय का प्रभावी वितरण करना। ग्रेडिंग जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें पाठ्यक्रम संचालन से लेकर मूल्यांकन तक समय का प्रभावी वितरण किया जाना चाहिए और शिक्षक को पेशेवर निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी प्रक्रिया को कितना स्थान देगा और उचित स्थिरता, समय समय पर स्थिरता लेता हुआ उसको आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अपने किए गए कार्य की समीक्षा को बार बार करें। ऐसा करने से केवल समय बर्बाद होता है और ग्रेडिंग प्रक्रिया में कई व्यवधान आते हैं। प्रक्रिया के प्रबंधन का चौथा सिद्धांत यह है कि शिक्षक को स्वयं में परिवर्तन करने हेतु तैयार रहना चाहिए। जिस संस्था में वो कार्यरत है उसी संस्था में उसकी ग्रेड्स और उसके द्वारा बनाए गए ग्रेडिंग सिस्टम की व्याख्या की जाएगी और विभिन्न विद्वानों की कमेटियां उस पर निर्णय लेंगी और संस्था का जो सिस्टम है उसके भीतर ही उसकी ग्रेडिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा। सब कुछ शिक्षक की पसंद के अनुसार नहीं होगा और ना ही विद्यार्थियों की इच्छा के अनुसार ग्रेडिंग सिस्टम की व्याख्या की जा सकती है। समय के साथ साथ ग्रेडिंग के सामाजिक अर्थ भी बदलते जाते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वो इन परिवर्तनों को मस्तिष्क में रखे और अपने मस्तिष्क को आवश्यक परिवर्तनों हेतु, आवश्यक सुझावों हेतु सुरक्षित और खुला रखे और जो भी परिवर्तन है उनको स्वीकार करे, उनके अनुरूप ही कार्य करे। सिद्धांत है श्रवण और निरीक्षण का सिद्धांत, यानी कि शिक्षक को अन्य व्यक्तियों, विद्वानों, विद्यार्थियों की बातें सुननी चाहिए और समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी ग्रेड्स को किसी विशेष अर्थ में देखते हैं जो उनके अधिगम शैली और अधिगम को प्रभावित करता है। उसके आधार पर वो ये तय करते हैं कि वो कौन सी अधिगम युक्ति, कौन सी शिक्षण युक्ति, कौन सी अध्ययन शैली को अपनाएंगे। शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को ग्रेड्स के वास्तविक अर्थों से पूरी तरह से परिचित करा दे। ग्रेड की जो स्थापना करता है, ग्रेड के लिए जो प्रिंसिपल्स निर्धारित करता है उसमें सांस्कृतिक मान्यताओं और मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए। कुछ भी अनैतिक नहीं होना चाहिए।
जितना बेहतर शिक्षक संस्कृति को समझ सकता है उतनी ही अच्छी ग्रेडिंग प्रक्रिया का वो प्रबंधन कर सकता है। विद्यार्थी उस ग्रेडिंग प्रक्रिया के अनुरूप अपनी कार्य प्रणाली कर रहे हैं या नहीं, गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं या नहीं, अध्ययन कर रहे हैं या नहीं, इसका उसको निरीक्षण करते रहना चाहिए और विद्यार्थियों को आवश्यक सहायता और सुझाव प्रदान करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ संवाद एवं सहयोग का सिद्धांत। शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को उन सभी मानकों और मानदंडों के प्रति बारे में समझा दे जो ग्रेडिंग के लिए निर्धारित किए गए। मानदंडों का निर्धारण इस प्रकार से करें कि विद्यार्थियों का अधिगम अधिक से अधिक प्रोत्साहित हो सके। शिक्षण अधिगम के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों के साथ समय समय पर सहयोग करे और विद्यार्थी शिक्षण अधिगम को प्राप्त करने हेतु इस समय किस स्थिति में है उसका आकलन करके उनको सहायता, सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करे। विद्यालय में जितनी भी प्रमुख गतिविधियां होती हैं उन सभी को ग्रेडिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। वो प्रक्रियाएं कई होती हैं जिसमें विद्यार्थी संलग्न होता है, तो उनके अंतर्गत विद्यार्थियों का अनुशासन ग्रेडिंग प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना चाहिए। विद्यार्थी का व्यवहार शिक्षकों के साथ, अपने अध्यापकों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ या अन्य कर्मचारी जो विद्यालय में कार्य करते हैं उनके साथ विद्यार्थी का व्यवहार कैसा है, यह भी ग्रेडिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहिए। समयबद्धता भी ग्रेडिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होनी चाहिए। विद्यालय में विद्यार्थी समय पर आता है या नहीं, समय पर कार्य पूरा करता है या नहीं, जो समय जिस कार्य के लिए निर्धारित किया जाता है उसकी पालना करता है या नहीं, ये सब ग्रेडिंग सिस्टम में सम्मिलित होना चाहिए। और जितनी भी विद्यालय में गतिविधियां होती हैं उनमें विद्यार्थियों की संलग्नता कितनी है, किस स्तर की है, यह भी ग्रेडिंग में सम्मिलित किया जाना चाहिए। शिक्षक को जो पल विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए मिलते हैं वो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में होना चाहिए और उनका सर्वोत्तम उपयोग विद्यार्थियों के हित में करें। इसके लिए वो सबसे पहले विद्यार्थियों को ग्रेड से संबंधित औपचारिक जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं, उनके आधार पर बहुत अच्छी तरह से समझाएं। दूसरा, किसी भी समय अध्यापन के समय कई बार ऐसे पल आते हैं जो भावनात्मक होते हैं। वो अमूल्य शिक्षण पल हो सकते हैं जिसमें पाठ और उससे संबंधित मूल्य विद्यार्थियों को प्रदान किए जा सकते हैं। साथ के साथ विद्यार्थियों को भावी ग्रेडिंग के संबंध में सूचना दी जा सकती है। विद्यार्थियों का मॉरल डेवलप करना, मौल्यात्मक संवेगात्मक विकास करना, ये सब शिक्षण के पलों में संभव हो सकता है। शिक्षण का इन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तो विद्यार्थियों द्वारा अधिगम के प्राप्ति के उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ग्रेडिंग प्रक्रिया के दौरान शिक्षक पर आंतरिक और बाह्य कई प्रकार के दबाव होते हैं। आंतरिक दबाव तो स्वयं का होता है कि शिक्षक सब्जेक्टिव होने लगता है। बाह्य दबाव होता है कि कई व्यक्ति या संस्था के कर्मचारी अपने हित में ग्रेडिंग सिस्टम में परिवर्तन चाहते हैं। इस स्थिति में शिक्षक को केवल अधिगम पर ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थियों का अधिगम अधिकाधिक हो और उसका मूल्यांकन सर्वोत्तम तरीके हो सके, ना कि उसको अपना समय बाह्य दबावों के प्रत्युत्तर में बिता देना चाहिए। अधिकाधिक विद्यार्थियों की ग्रेडिंग प्रक्रिया में भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि उस ग्रेडिंग प्रक्रिया से अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो सके और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। अधिगम में विद्यार्थियों की अगर उसको सक्रिय भागीदारी करनी है तो कुछ बिंदुओं पर उसको ध्यान देना होगा। पहला है शिक्षक की रुचि। खुद अगर विद्यार्थियों को अधिगम कराना चाहेगा, पढ़ाना चाहेगा तो सही प्रकार से पढ़ा सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों के साथ उसको मित्रता का भाव रखना चाहिए ताकि विद्यार्थी बिना किसी हिचक के, संकोच के उससे अधिगम कर सके। तीसरा, ग्रेडिंग प्रणाली पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से निर्मित की जानी चाहिए। चौथा, ग्रेडिंग की विद्यार्थियों हेतु सहायकता होनी चाहिए कि ग्रेडिंग विद्यार्थियों के भविष्य में सहायक सिद्ध हो सके। चौथा, ग्रेडिंग विद्यार्थियों के संदर्भ में शिक्षक द्वारा शिक्षकों को दी गई सूचना के आधार पर ही होनी चाहिए। विद्यार्थियों को ग्रेडिंग के प्रति जो ज्ञान है वही ग्रेडिंग के पश्चात सिद्ध होना चाहिए। चौथा तरीका है शिक्षा द्वारा ग्रेडिंग को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, जिसके लिए छात्र और विद्या शिक्षक के बीच में संपर्क को प्रोत्साहन देना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं और समस्याओं का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, छात्रों के बीच परस्पर सहयोग को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे एक दूसरे के अधिगम विकास हेतु सहयोग कर सकें। तीसरा, सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से अधिगम कर सकें। चौथा, विद्यार्थियों की समस्याओं पर शीघ्र प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए। पांचवा, विद्यार्थियों को समय पर कार्य प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। छठा, विद्यार्थियों की जो उच्च उम्मीदें हैं उनका संचार किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होनी चाहिए स्वयं से और विद्यालय से।
और सातवां है विविध प्रतिभाओं अधिगम युक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए। विद्यार्थी जिस भी अधिगम युक्ति को अपनाते हैं उसका सम्मान हो उस ग्रेडिंग प्रणाली में, और उसकी प्रतिभाएं खुलकर सामने। शिक्षक बनना चाहिए गेट कीपर नहीं। गेट कीपर से तात्पर्य यह है कि उसको अनावश्यक किंतु परंतु नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहले आवश्यक है वो छात्र को समझे, छात्र की आवश्यकताएं क्या है, छात्र की रुचियां क्या है, और छात्र कौन सी अधिगम शैली को अपनाता है, छात्र के अधिगम का स्तर क्या है। दूसरा उसको चाहिए कि वो छात्रों पर विश्वास करे कि छात्र जो कर रहे हैं वो कितना सटीक है, कितना सही है, और छात्रों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उन्होंने स्वयं किया है, और उनको प्रोत्साहित करे। तीसरा, शिक्षक पता लगाए कि छात्रों को क्या चाहिए, छात्रों की आवश्यकताएं क्या है। शिक्षक को कभी भी छात्रों की पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पृष्ठभूमि से कोई फर्क नहीं पड़ता, छात्रों का अधिगम स्तर क्या है और अधिगम कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और सभी छात्रों को सीखने का समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए बिना किसी भेदभाव। जानते हैं कि शिक्षक अधिगम केंद्रित प्रेरणा को प्रोत्साहित करे। विद्यार्थी जिस तरह से अधिगम कर सकते हैं उसके आधार पर उनको प्रोत्साहन दे, उनको प्रेरणा प्रदान करे, क्योंकि प्रेरणा ही अधिगम की एकमात्र कुंजी है। और इस ग्रेड में प्रेरणा को उच्चतम स्तर तक ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम डेवलप करे जो विद्यार्थियों को अधिगम हेतु प्रेरित कर सके। ग्रेड के प्रति शिक्षक का स्वयं का दृष्टिकोण मान्य नहीं होता, किसी अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण भी मान्य नहीं होती। ग्रेड से अधिक ये नहीं होते हैं, और अधिगम हेतु विद्यार्थियों की प्रेरणा को नकारात्मक रूप से ही प्रभावित कर सकते हैं अगर शिक्षक के स्वयं के कोई दृष्टिकोण होंगे तो। और 12वां सिद्धांत है छात्र की भागीदारी पर ध्यान दें। यही अधिगम ग्रेडिंग सिस्टम का सर्वाधिक आधारभूत सिद्धांत है कि शिक्षक विद्यार्थियों की जितनी अधिक भागीदारी होगी उतना ही उनका अधिगम प्रोत्साहित होगा और उतना ही ग्रेडिंग सिस्टम मजबूत होगा।